नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सर्दी बढ़ गई है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में 5 जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों। सबसे पहले तो 678 सर्कुलर, जो कि 2024 का सर्कुलर है पीसीडीए का, इसका भुगतान शुरू हो गया है। लेकिन इसका भुगतान अपने आप नहीं होगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाके भुगतान होगा। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सीपीपीसी का एक लिस्ट आपको दिखाऊंगा। जितने भी सीपीपीसीज हैं उनका लिस्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सीपीपीसी का एड्रेस, सीपीपीसी का ईमेल आईडी, कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है। हमने अमूमन ये देखा है कि कभी भी कोई भी पुराना भुगतान अगर चाहिए होता है तो सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपका जो भी सीपीपीसी है उसका एड्रेस आज नोट करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में हो सकता है जरूरत पड़े और आपको काम आ जाए। ये भी आगे लिस्ट दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको कैसे चेक करना है कि 7वां पे कमीशन का, ओआरओपी 1 का, 568 सर्कुलर का एरियर मिला कि नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों, ये तीनों फायदे जो है लगभग एक ही समय में मिले हैं। जी हां, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये भी आगे आपको बताऊंगा। और 8वें पे कमीशन में कमेटी का काम का अपडेट क्या है, अभी तक कमेटी बैठी है नहीं बैठी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श का सहायता शिविर लगने जा रहा है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो इन्हीं जानकारियों को लेके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको एक और जानकारी दे दूं कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का क्या हो रहा है। इसका सवाल मुझसे अमूमन पूछा जाता है, इसलिए इस मुद्दे को मैंने यहां भी नहीं लिखा है, ना ही मैंने थंबनेल में दिखाया है, ना ही फोटो में दिखाया है। क्योंकि इसको देखने से लोग गुमराह हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि वही मिलने वाला है, इसलिए वीडियोस धड़ाधड़ देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरा मकसद नहीं है आपको गुमराह करके जानकारियां देना कि ऊपर कुछ और लिख दिया 18 महीने का और अंदर जाकर के पता चले कि 18 महीने का तो मिलने वाला है नहीं। अमूमन हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया में ये खबरें चलती हैं, वो थंबनेल में लिखा रहता है कि 18 महीने का डीए का एरियर 4 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर 2026 में मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें भ्रामक हैं। जी हां, अभी तक सरकार की तरफ से पक्ष जो सामने है, सरकार ने यही बोला है कि 18 महीने का डीएडीआर को पेमेंट करने को अब सरकार ने औचित्य नहीं माना है, यानी कि उसको उचित नहीं माना है, उसको व्यवहार्य नहीं माना है। यह सरकारी पक्ष का कहना है। पिछली बारी भी संसद में सवाल जवाब में सरकार ने यही जवाब दिया था। तो इस तरीके की जब जानकारियां सोशल मीडिया में आती हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं। आप अगर नेट में सर्च करेंगे, अखबारों में भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा रहता है 18 महीने का डीएडीआर की मांग हो रही है, 18 महीने का डीएडीआर मिल जाएगा। कोई तो यहां तक भी बोल देते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 2026 में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को दिखा करके आपको अगर वीडियो में दिखाऊं, आप अगर ज्यादा संख्या में भी वीडियो देखें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हैं उस खबर को देखने के लिए जो खबर अंदर जाकर के कुछ है ही नहीं। इसीलिए 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के जहां भी खबर आती है, अगर आपको विश्वसनीय स्रोत से वो खबर आए तभी उसको भरोसा करें। अदरवाइज 18 महीने का डीएडीआर को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से ना है, हाँ नहीं है। इसलिए इसको लेकर थोड़ा सा सचेत बने, थोड़ा सा इसको लेकर के जानकार बने कि ये आपके लिए बेकार में परोसा जा रहा है, जो आपको मिलना नहीं है। दिखेगा जरूर लेकिन मिलना नहीं है। हाँ, मांग जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कभी किसी दिन चुनाव वगैरह के चक्कर में पड़कर सरकार उसका घोषणा कर ही दे ही दे, यह भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर 678 का भुगतान शुरू हो चुका है, अपने आप नहीं मिलेगा। ये किनको लागू है, चलिए सीधा सीधा सर्कुलर को देखेंगे और जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया बैंक से उसको देख के समझेंगे। दोस्तों, ये पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 678 है, 24 सितंबर 2024 का, यानी कि पिछले साल का ही सर्कुलर है। और इस सर्कुलर का भुगतान शुरू हो चुका है। और इस सर्कुलर का भुगतान केवल उनको होगा जो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। अपने आप पीसीडीए द्वारा इसका भुगतान नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि इस सर्कुलर का भुगतान के लिए सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी द्वारा तभी दिया जाता है जब पेंशनर ग्रीवेंस डालते हैं, पीसीडीए लेटर भेजता है और अपने आप पीसीडीए की तरफ से कार्रवाई करके अगर इसका भुगतान करना होता तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पीसीडीए खुद ब खुद ही मांग लेता सीपीपीसी से। लेकिन क्योंकि पीसीडीए को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चाहिए तभी इसका भुगतान होगा, इसलिए अपने आप ऑटोमेटिकली इसका भुगतान होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
दोस्तों ये सर्कुलर 631 का ही सर्कुलर का एक्सटेंशन है। जी हाँ, 631 सर्कुलर वो सर्कुलर है जिसके जरिए ऑनररी न्याय सुधार 2006 से पहले के रिटायरीज को एरियर दिया गया था। उनका पेंशन को जनवरी 2006 से जून 2014 तक रिवाइज किया गया था और उसी का एरियर का भुगतान उनको किया गया था। क्योंकि ये फैमिली पेंशनर को लागू नहीं किया गया था, जिनका फैमिली पेंशन 2006 से पहले ही शुरू हो गया था, ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर के, उनको लागू नहीं किया गया था, तो उनको लागू करने के लिए ये 678 सर्कुलर निकाला गया है। अब आप सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैसा ही एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, जो पीसीडीए स्पर्श को एड्रेस किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये पीसीडीए स्पर्श को एड्रेस करके ये नॉन पेमेंट सर्कुलर 678 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पूरा डिटेल्स अगर देखेंगे तो 1,71,955 रुपए का ये एरियर का ये भुगतान करने को लेकर सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और 20 दिसंबर 2025 का पीसीडीए स्पर्श को भेज दिया गया है, पेंशनर को उसका एक कॉपी भेजा गया है। यानी कि 678 सर्कुलर का एरियर का भुगतान तभी होगा जब पेंशनर अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पीसीडीए अपने आप नहीं मांगेगा। आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पर ही 678 सर्कुलर का एरियर मिलेगा तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ना पीसीडीए खुद मांगेगा ना सीपीपीसी खुद देगा। तो पेंशनर जब जागेंगे तब जाकर के पीसीडीए से लेटर निकलेगा, फिर सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा जाएगा और तब जाकर के इसका भुगतान होगा। ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर जो 2006 से पहले के रिटायरी हो और उनका फैमिली पेंशन भी 2006 से पहले ही शुरू हो चुका हो, ऐसे फैमिली पेंशनर को 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था, क्योंकि 631 सर्कुलर में ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर का जिक्र नहीं था। तो फैमिली पेंशनर को यह फायदा दिलाने के लिए 678 सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका भुगतान केवल उनको हो रहा है जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हैं। कहने का मतलब है आपको अपनी तरफ से कार्रवाई करना पड़ेगा, तब जाकर के भुगतान होगा। इसीलिए आप भी अगर ऐसे किसी पेंशनर को जानते हैं तो उनको ये इत्तला जरूर करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सीपीपीसी का लिस्ट ईमेल एड्रेस आ गया, संभाल के रखिएगा। जी हाँ, संभाल के रखिएगा। चलिए मैं आपको सीधा सीधा लिस्ट दिखाता हूं। दोस्तों बहुत सारे मौकों पर, बहुत सारे जरूरतों पर हमें सीपीपीसी का एड्रेस, सीपीपीसी का ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सामने आपके मैं लेके आया हूं लिस्ट ऑफ सीपीपीसीज। एसबीआई के भी कई सारे सीपीपीसीज हैं, बाकी बैंकों के भी कई सारे सीपीपीसीज हैं और लगभग सभी सीपीपीसीज का यहां पर आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। आपका सीपीपीसी जो भी है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स नोट कर सकते हैं। यहां से शुरू है। सबसे पहले तो एसबीआई के सीपीपीसीज हैं। आप देखिए यहां पर सबसे पहले तो सीपीपीसी का नाम है, फिर उनका एड्रेस है, फिर ईमेल आईडी है, उसके आगे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दूं, एसबीआई गुजरात के जितने भी पेंशनर्स के लिए सीपीपीसी है उसका एड्रेस ये है, ईमेल आईडी ये है और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये है। उसी तरीके से आगे आप देख पा रहे हैं एसबीआई कर्नाटका, एसबीआई मध्य प्रदेश, एसबीआई ओडिशा, एसबीआई हरियाणा, एसबीआई चेन्नई, एसबीआई दिल्ली, एसबीआई आसाम। इस तरीके से हर सीपीपीसी का, ये देखिए एसबीआई आंध्र प्रदेश, एसबीआई वेस्ट बंगाल, एसबीआई उत्तर प्रदेश, एसबीआई मुंबई, एसबीआई बिहार, एसबीआई केरला, इलाहाबाद बैंक उत्तर प्रदेश, आंध्रा बैंक आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से बाकी बैंकों के भी सीपीपीसी का एड्रेस यहाँ है। आप देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू दिल्ली, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक कर्नाटका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, कॉर्पोरेशन बैंक कर्नाटका, देना बैंक महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक महाराष्ट्र, इंडियन बैंक तमिलनाडु, इंडियन ओवरसीज बैंक तमिलनाडु, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हरियाणा, पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली, पीएनबी न्यू दिल्ली, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर राजस्थान, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एपी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कर्नाटका, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पंजाब, स्टेट बैंक ऑफ तरावनकोरे केरला, सिंडिकेट बैंक कर्नाटका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आगे देखिए यूनाइटेड कॉमर्स बैंक महाराष्ट्र, विजया बैंक कर्नाटका, एक्सिस बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हरियाणा, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र। तो इतने बैंकों के सीपीपीसी का यहां आपको एड्रेस देखने को मिला। आपका जहां पर भी सीपीपीसी पड़ रहा है वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए
और ये एड्रेस, ये ईमेल आईडी, ये कांटेक्ट डिटेल्स नोट करके रख लीजिए ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप उनको संपर्क कर सकें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कैसे चेक करें 7CPC OROP1 सर्कुलर 568 का एरियर मिला या नहीं मिला। दोस्तों 7वां पे कमीशन 2016 से हमें लागू था। 568 का सर्कुलर का एरियर भी 2016 के समय में ही डिक्लेयर हुआ था और OROP1 जो जुलाई 2014 से लागू था वो भी 2016 में ही फाइनलाइज हुआ था। तो ऐसे में ये तीनों जो फायदे हैं लगभग एक ही समय में मिले हैं, इसलिए ऐसे में आप जब भी कभी ग्रीवेंस भी डालते हैं तो आपको दूसरा सर्कुलर का एरियर दिखा करके दूसरे का बता दिया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। मान लीजिए आपको 568 सर्कुलर का एरियर मिल चुका है, अब उसका एंट्री आपका स्टेटमेंट में भी है, बैंक के स्टेटमेंट में है। जब आप 7वें पे कमीशन का एरियर की मांग करते हैं तो आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई 568 सर्कुलर का जो वो एंट्री था वही आपका 7वां पे कमीशन का एरियर है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं, इसलिए आपको चेक करना है। लगभग मार्च 2016 से लेकर के 2017 का पूरा साल, यानी कि 2017 का पूरा साल और 2016 के लगभग 8-9 महीने, ये ड्यूरेशन का आपने बैंक स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है, 2016 मार्च से लेकर, क्योंकि OROP1 का एरियर का भुगतान 2016 के मार्च से शुरू हुआ था। आगे 2016 का लगभग नवंबर दिसंबर में या 2017 में 7वां पे कमीशन का भुगतान हुआ था और 568 सर्कुलर का जो भुगतान हुआ था ज्यादातर लोगों को अक्टूबर 2016 के आखिर में 26 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को, ऐसे डेट में हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि उसी डेट में हुआ है, इसीलिए मार्च 2016 से लेकर के पूरा 2017 दिसंबर तक का बीच का आप बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो ये तीनों चीजों का आपको एरियर का एंट्री मिलेगा। अगर आपको लागू था और मिला है तो उसमें लिखा भी रहेगा, किसी के में 568 सर्कुलर एरियर लिखा रहेगा, किसी के में डीलिंकिंग एरियर लिखा रहेगा, किसी के में 7CPC एरियर लिखा रहेगा, किसी के में OROP वाले में तो OROP एरियर लिखा ही हुआ है। वो जितने भी सर्विस पेंशनर थे उनको इंस्टॉलमेंट में मिला है, 4 किस्तों में मिला है, लेकिन जो फैमिली पेंशनर है उनको इकट्ठा मिला है। तो आप इस पीरियड का एंट्री को चेक कर लीजिए, ये तीनों एरियर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC के कमेटी का क्या अपडेट है, ऑफिस का एड्रेस क्या है। जैसे कि हम सबको पता है नोटिफिकेशन निकल चुका है और नोटिफिकेशन में ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया था और भी कुछ हिदायतें पे कमीशन को दी गई थी कि पे कमीशन ने ये काम करना है। तो क्या काम शुरू हो चुका है? सबसे पहले तो नोटिफिकेशन के उस अंश को देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वां पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, कमेटी की भी घोषणा कर दी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी। लेकिन कमेटी के लिए जो हिदायतें दी गई थी, जो कार्रवाई करने के लिए कमेटी को बोला गया था, क्या वो कार्रवाई शुरू हो गई है? क्योंकि भारत सरकार ने कमेटी को 18 महीने का समय दिया है अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो कमेटी ने जो काम करना है उससे पहले ये देखिए, आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगे जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। ये तो 8वां पे कमीशन का काम करने से पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, यानी कि ऑफिस भी खुलना चाहिए। अब इस गैजेट को निकले हुए 2 महीने हो चुके हैं, लगभग 2 महीने हो गए हैं, अब 2-4 दिन बचे हैं, 2 महीने पूरे हो जाएंगे। और जैसे कि पता है कि 18 महीने का समय सीमा दिया गया आयोग को, तो 18 महीने में से 2 महीने निकल गए, अभी तक भी ना तो आयोग का मुख्यालय का कोई एड्रेस सामने आया है, ना ही आयोग ने किसी और को इस तरीके से जो है नियुक्त किया हो उसकी जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं आयोग को गठन करना था चुनावों से पहले, बिहार चुनाव से पहले आयोग को गठन कर दिया। आगे आने वाले समय में भी जैसे ही अगले राज्यों के चुनाव सामने आते जाएंगे वैसे ही लगता है आयोग का काम भी आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो आयोग का काम शुरू होता हुआ
कहीं से भी खबर सामने नहीं आ रही है। दोस्तों लगभग 2 महीना निकल चुका है, सब कुछ साफ साफ हिदायत दे दी गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक पे कमीशन का काम शुरू हो चुका हो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। या तो फिर इसको सीक्रेट मिशन बना करके काम कर रहे हो तो अलग बात है, इतना भी सीक्रेट होने वाला जैसा तो कुछ है नहीं। जब सरकारी नोटिफिकेशन निकल चुका है, साफ साफ काम शुरू हो जाना है, तो उसको सीक्रेट बनाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब यही बन रहा है कि अभी तक पे कमीशन ने काम करना शुरू नहीं किया है, 2 महीने निकल चुके हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव का इंतजार हो रहा है? क्या अगला जो पड़ाव है चुनाव, आसाम वेस्ट बंगाल के चुनाव है, क्या उससे पहले 8वां पे कमीशन का ऑफिस एस्टेब्लिश करके उनका काम शुरू करके उसमें थोड़ा फायदा लिया जाएगा? और क्या आखिर में आते आते 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले रिकमेंडेशन को सबमिट कराया जाएगा? साफ साफ दिख तो यही रहा है, मेरा तो अंदेशा यही इसी ओर जा रहा है दोस्तों। लेकिन चलिए जो भी हो, सरकार को भी अपना फायदा लेना है और कहीं ना कहीं जो एरियर मिलेगा हमें वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और आखिरी इंस्टॉलमेंट 2029 के इलेक्शन से पहले मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मेरी तो राय यही है कि ये जो पे कमीशन का मसला है वो खींचते 2029 के चुनाव के आसपास तक जाकर के खत्म होगा। भुगतान इसका तब जाके खत्म होगा ताकि सरकार को भी इसका कुछ फायदा मिल सके, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श सहायता शिविर। जी हाँ, स्पर्श सहायता शिविर लगने जा रहा है जिसकी जानकारी सामने आई है। चलिए देखते हैं लेटर। दोस्तों स्पर्श का सहायता शिविर लगने जा रहा है, एयरफोर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड कर्नाटका ब्रांच से ये जानकारी सामने आई है। कौन से इलाके के पूर्व सैनिकों के लिए या वेटरन्स के लिए ये सहायता केंद्र है वो मैं आगे बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पर एड्रेस देख पा रहे हैं, एयरफोर्स एसोसिएशन का जो एड्रेस है, हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स, जेसी नागर पोस्ट, हेब्बल, बेंगलोर। देखिए द स्पर्श सहायता शिविर विल बी हेल्ड ऑन 13 फरवरी 2026 फ्रॉम सुबह 9:30 बजे टू शाम को 5 बजे तक, और 14 फरवरी सैटरडे फ्रॉम 930 आवर्स टू 1300 आवर्स एट दवानगरे। देखिए ये कर्नाटका का दवानगरे जगह पर यह शिविर होने जा रहा है। जो भी उस एरिया में पूर्व सैनिक या हमारे वीर नारियां हैं वो इस शिविर का जो है फायदा उठा सकते हैं। 13 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक, और 14 फरवरी को जो कि सैटरडे है वो सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, उसमें आगे स्पर्श का काम भी किया जाएगा। और वेन्यू, प्रॉपर जो वेन्यू है वो है एसावरम्मा हायर प्राइमरी एंड हाई स्कूल, पीजे एक्सटेंशन दावानगरे। और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं? वेटरन्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, पीपीओ ओरिजिनल हो, ईपीपीओ हो, स्पर्श पीपीओ का कॉपी लेके जाना है, आधार कार्ड सेल्फ एंड स्पाउस खुद का और अपने जीवन साथी का लेके जाना है, पैन कार्ड सेल्फ एंड स्पाउस लेके जाना है, बैंक पासबुक, चेकबुक ऑफ पेंशन अकाउंट लेके जाना है, ईसीएचएस कार्ड एंड एएफए कार्ड इफ अवेलेबल, ये भी कार्ड्स लेके आपने जाना। तो दोस्तों आप भी अगर बेंगलोर के उस इलाके के आसपास रहते हैं और आपको भी अगर स्पर्श से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो 13 और 14 फरवरी को आप भी सहायता शिविर में जाके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।